अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और जफ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। ऑडियो लीक्स का सिलसिला थमा नहीं है जनाब, और मज़ीद ऑडियो जो हैं वो लीक हुई हैं, और ये फिर से लीक हुई हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की। आज के दिन 2 ऑडियोज़ रिलीज़ हुई, और पहली ऑडियो में ऐसा लग रहा है कि कुछ खरीदो फरोख्त की MNAs की MPs की बातचीत हो रही है, जबकि दूसरी जो ऑडियो है वो कंटिन्यूएशन है पहले वाली ऑडियोज़ की, जिसमें वो साइफर के ऊपर कुछ प्लानिंग करते नजर आ रहे हैं असद उमर और शीरी मुजारी साहिबा के साथ। तो क्या ये ऑडियोज़ का सिलसिला थमेगा या मज़ीद चलेगा? क्या इससे वाकई कोई इमरान खान साहब की मकबूलियत पर डेंट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा? और क्या वाकई ये ऑडियोज़ जारी करने का जो मकसद है वो पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा? कौन है इसके पीछे? इसके ऊपर भी बात करना बड़ा ज़रूरी है, और साथ ही साथ कुछ दीगर मामलात भी हैं जिसके ऊपर कुछ नज़र डालेंगे कि एक जानिब तो इस्तीफ़े दे के बैठी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन्हीं इस्तीफ़ों की मंजूरी के खिलाफ क्यों पटिशन दायर कर रखी है? आखिर चाहती क्या है? क्या पॉलिसी में कोई तजाद है? लॉन्ग मार्च की कॉल देने से आज भी इमरान खान साहब हिचकिचाते रहे हैं, क्यों नहीं दिए, क्यों गुरेज़ हैं? इस पर भी बात करेंगे। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ, और पहले चलूँगी इमरान साहब की तरफ। इमरान साहब, आज की जो 2 ऑडियोज़ आई, इनमें से कौन सी आपको असली लगती है, कौन सी जाली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए समीना, ये फैसला तो फराजिक के बाद हो सकता है, या कोई एक्सपर्ट्स ही कर सकते हैं कि ऑडियो जाली कौन सी है और असली कौन सी है। लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि जो आई हैं मुबैना तौर पे ये ऑडियो सारी असली हैं। अच्छा। उसकी बुनियादी वजह ये है कि देखें, इमरान खान साहब की तरफ से या उनके साथियों की तरफ से, असद उमर साहब की तरफ से ये तो ज़रूर कहा गया है कि ये ऑडियो जोड़ी गई है, इसमें फलां किया गया है, एडिट किया गया है, लेकिन ये नहीं किसी तरफ से भी आया कि ये बात ही नहीं हुई। मैं समझता हूँ कि मुबैना तौर पे जो सारी गुफ्तगू सामने आई है उसको अगर आप देखें, 2 हिस्से हैं आज की ऑडियोज़ के, क्योंकि 2 ऑडियोज़ हैं, एक साइफर के हवाले से और दूसरी हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से। अब एक तरफ ये साइफर का ये कहना कि जनाब इस पे खूब खेलना है, और ये जो है ना, इस लेटर का इम्पेक्ट पूरी दुनिया में पड़ गया है, तो इसमें ऐसे कर दें वैसे कर दें। और दूसरी तरफ आपने अगर बात करें हॉर्स ट्रेडिंग की, तो एक तरफ आप उसको शिरक करार देते हैं और दूसरी तरफ आप खुद वही काम कर रहे हैं, यानी कि इतना कोलोफेल में तजाद। अगर ये मुबैना ऑडियो ठीक है, वाकई सच है, तो फिर आप देखें कि इससे ज़्यादा मेरे नज़दीक बायसे शर्म कोई बात नहीं हो सकती कि इमरान खान साहब, जिनको हम पूरी कौम ये समझती थी कि दूसरों से मुख्तलिफ हैं और ये चेंज लाएंगे, ये हक सच की बात करते हैं, ये सही बात करेंगे, अगर उनका भी बातन यही है जो सामने लाया जा रहा है, तो फिर देखिए बड़े सवाल थे ना आज। मैं सारा दिन इसी के ऊपर आज जो देखती रही रिएक्शंस लोगों के, तो बहुत सारे सवालात उठ रहे थे कि भाई अगर इन्होंने खरीद लिए थे वाकई मैंने, अगर इसको हम सही मान लें, वो किधर थे? हमें तो किसी पार्टी का क्लेम भी नहीं नजर आया कि जी हमारे बंदे ले लिए PTI ने, और ना ही वो हमें अदम एतमाद के मौके पर कुछ ऐसा दिखाई दिया कि किसी पार्टी के लोगों ने इनका साथ दिया। हाँ, इन्होंने जो क्लेम किया था वो तो हमें दिखा भी कि इनके लोग जो थे वो गए दूसरी तरफ। तो फिर ये किस तरह इसकी सदाकत पर यकीन किया जाए? समीना, मैं कहता हूँ आपके मफरूज़े को सच मान लेते हैं। आप ये फ़र्ज़ कर लें कि ऑडियो बिल्कुल ही जाली है, इसका वजूद ही कोई नहीं है, ठीक है। इमरान खान साहब खुद आगे बढ़ें और कहें कि जनाब ये ऑडियो है, इसका मैं दुनिया की बेहतरीन लेबॉर्ट्री से फ्रांसिक कराता हूँ और दूध का दूध और पानी का पानी आ जाए। अगर दोनों तरफ से ये चीज़ें नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। बल्कि मैं तो ये कहने में अब हक बजानिब समझता हूँ अपने आप को कि पूरी दाल ही काली है। अच्छा। हमारे यहाँ सियासतदानों ने जिस तरह से ये सारे अवाम को बेवकूफ़ बनाने का ठेका ले रखा है, जिस तरह से ये अपनी मर्जी के रिजल्ट लेने के लिए अवाम को इस्तेमाल करते हैं, कभी आप किसी को मीर जाफर, कभी मीर सादिक, और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, और खुद किस तरह से आपके अमल क्या है, तो इस पर मैं समझता हूँ किसी को भी इस बात की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और इमरान खान साहब ने खुद भी एक ऑडियो चलवा दी थी मियां साहब की जलसे पर, बताया कि जिस तरह हमने ये तैयार किया उन्होंने भी ऐसी तैयार किया। बहरहाल मैं इस पर दोबारा आती हूँ, लेकिन मैं पहले हिलाली साहब का मौक़िफ़ लूँ। हिलाली साहब, आपका क्या ख्याल है, ये ऑडियो लीक्स की जो फैक्ट्री है जहाँ से इतनी ज़बरदस्त ऑडियोज़ निकल रही हैं, आपको लगता है कि ये बुनियादी तौर पर खान साहब को ही टारगेट करना मकसद था? शुरू में ज़रूर मरीम नवाज साहिबा की भी 1-2 ऑडियो लीक्स आई, लेकिन उसके बाद से कंटिन्यूसली खान साहब और उनके नैरेटिव को ही ऐसा लग रहा है कि टारगेट किया हुआ है हैकर साहब ने। बिल्कुल 100% आपका असेसमेंट करेक्ट है। ये जो भी निकाला है ये खान साहब का जहरीला दुश्मन है।
मगर आप दो तीन चीज़ें मैं जल्दी से बता दूं। एक बात तो ये है कि हम खान साहब ज़रूर कहते हैं कि वोट फ़रोख्त और ख़रीदना फ़रोख्त गलत है, मगर जब वो देखते हैं कि फ़रोख्त और वोट बाइंग हो रहा है, बिक रहा है, दुनिया के सामने बिक रहा है, वो चीख रहे हैं और फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर क्या रिएक्शन होगा एक नॉर्मल पॉलिटिशियन पे कि भाई ये जायज़ है और इसके बगैर काम नहीं होता। आप कहते हैं कि इन्होंने कहा कि गलत है, शिर्क है, ये है। क्या आप जानते नहीं हैं कि सूद हराम है हमारे मजहब में? मगर हर मुसलमान मुल्क में सूद होता है। हम सब जो हैं सूद कमाते हैं और सूद लेते हैं, बल्कि अगर हमें कोई ज़्यादा सूद दे तो हम उनके साथ जाते हैं। और ये तो एक खेल मजाक है। कहते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस है। सही बात करो ना, जब आप पैसे किसी को देते हैं और ज़्यादा पैसे वापस लेते हैं, उसका नाम है सूद। आप जो भी कहते हैं वो बिजनेस कहते हैं, लॉस एंड प्रॉफिट नहीं, सूद। तो कहने की बात यह है कि जब पूरी दुनिया का खेल ऐसा ही है, इस हद तक मुनाफकत है, तो ये आदमी जब चीख रहा था कि वोट बाइंग हो रही है, कोई कुछ नहीं किया, तो उसने क्या कहा? if you can't win, join them. Do in Rome as the Romans do. और कोई तरीका है ही नहीं। एक दूसरी बात यह है कि कौन कहता है कि ये टेप्स जेन्युइन है? इमरान खान ने आज फिर कहा है, बाद में शायद या मियांवाली में, कि ये फेक लगते हैं। मगर मैं आपको कहता हूं ये तो पक्का है कि कट है, पेस्ट है और एडिट है। ये तो सब लोग मानते हैं। अब आप मुझे बताएं कौन सा सेंटेंस, कौन सा जवाब कट, पेस्ट और एडिट है? मुझे नहीं पता। आपको मैं ये बताना चाहता हूं, आप शायद जानती होंगी कि मेरे खिलाफ जुनैद सफ्दर साहब ने थ्रू हिज लॉयर 500, 1000, लाख, करोड़, अरब रुपये का केस किया कि मैंने कहा कि उनके जो डिग्रीज थे वो फेक थे। तो जब मुझे कहा गया कि आपने कहा है और लॉयर्स नोटिस आ गया है, तो मैंने कहा भाई किस अकाउंट से ये आया है? तो समीना यकीन करें कि उनका तस्वीर मेरा था, मगर वो तस्वीर इस किस्म का था जो मैंने कभी देखा नहीं था। अपना तस्वीर था मेरा, मगर आई नेवर सीन इट। एक दूसरी बात, शुक्र है कि वो उर्दू में था और मैं कभी उर्दू में ट्वीट नहीं करता। और तीसरी बात, शुक्र है कि उसने नाम जफर हिलाली के जफर HILLALY कहा, इसलिए ट्विटर ने वो अकाउंट को अलाउ किया। तो जब डबल एल आया तो मैं लिख के उनको कहा कि मैंने ऐसी बात तो कही नहीं है, मैं उर्दू में नहीं करता, मगर ये ट्वीट भी आप देखें तो गलत है। तो क्यों नहीं मुझे इतने पैसे मिले कि आपने झूठ कहा? खैर, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि ये फेक्स एवरीवेयर, दे आर फेक्स। तो मेरे ख्याल में कम से कम फोरेंसिक एग्जामिनेशन होनी चाहिए और सवाल और जवाब को मैच करना चाहिए। और अगर जवाब में कट्स एंड पेस्ट हैं तो फिर यू कैन इमेजिन क्या कहा होगा और क्या कहा। लोग कहते हैं वो डिनाई नहीं कर रहे हो, लेकिन हिलाली साहब ये जो साइफर वाली ऑडियो है ये तो काफी रब्त में भी है, और ये तो इसको तो किसी ने नहीं कहा कि ये फेक है या एडिटेड है। जो आपकी पहले वाली बात है वो ठीक है कि जो पहले वाली ऑडियो आई थी खरीदो फरोख्त वाली MNAs की, वो यकीनन सब कह रहे थे कि वो एडिटेड है, लेकिन जो ये साइफर वाली ऑडियो है ये तो एक बाकायदा प्रॉपर एक रब्त में है और सही है। समीना, साइफर वाले ऑडिट को कोई जरूरत ही नहीं है। उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा कि ये साइफर जो टेलीग्राम है हम क्यों नहीं इस्तेमाल करें, हमें धमकी दिया जा रहा है, हमारे इंटरनल अफेयर्स में इंटरफियर किया जा रहा है और मैं उसको एक्सप्लॉइट करूंगा, इस्तेमाल करूंगा अपनी आवाम के साथ और दुनिया के साथ।
बताऊंगा उनको कि ये है अमेरिकनों का तरीका जब आप उनके साथ उन्होंने पब्लिकली उसमें एक अपना मौक़िफ़ लिया। बिल्कुल ठीक है। हिलाली साहब आपका मौक़िफ़ आ गया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है, पीटीआई के रहनुमा, तो उनसे भी उनका भी मौक़िफ़ जानते हैं। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चौधरी साहब बड़ी आज पर ऑडियो पे लीक आ रही है, वैसे आपकी अभी तक कोई नहीं आई, लेकिन क्या कहते हैं ये जो आई हैं आज 2 ऑडियोज़, कौन है ये हैकर जो अब टारगेट किया हुआ है खान साहब को ऐसे लग रहा है, और उनकी जो ऑडियोज़ हैं बड़ी रेलेवेंट किस्म की वो आई हैं, तो आपका क्या रिएक्शन है इसके ऊपर? देखिए पहला तो मेरा रिएक्शन ये है कि हमारे जो एजेंसीज हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को की निगरानी की, उनको तो शर्म से डूब मरना चाहिए कि ऐसी लीक्स आ रही हैं जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, इसका मतलब है बग किया गया है और बाद में उसके इतने टोटे जोड़े गए या जैसे भी किया गया। लेकिन इसका तो मतलब यह है कि पाकिस्तान में कोई भी चीज महफूज नहीं है और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का दफ्तर तो ऐसे ही है जैसे कोई चौक है, और जो नेशनल सिक्योरिटी डिस्कशन है, जो हमारी कुछ जो सारी जो बातें हैं तो कुछ भी महफूज नहीं है। तो मुझे तो समझ नहीं आई, एक बंदे ने रिजाइन नहीं किया, एक बंदे ने जिम्मेदारी नहीं दी है, और उसके ऊपर हम कंटेंट जो है जब हम बेडरूम में या रूम में बैठ के बात करेंगे वो बात मुख्तलिफ होगी उससे जो बात आप बाहर करेंगे, उसका लेजा मुख्तलिफ होगा, कंटेंट चले उसका सबसे वो हो, और वो बाकी जो है वो डिफरेंट हो सकता है और चुनाव डिफरेंट होगा। फिर आप देखें ना, बातें जोड़ के इधर उधर से आ रही हैं बड़ी। वैसे मेरे ख्याल में हमें एज ए पाकिस्तानी इसके ऊपर शर्म आनी चाहिए, और सिविल गवर्नमेंट्स का तो बिल्कुल ही इस मुल्क में ना कोई। चौधरी साहब ये थोड़ा सा तासुर तो बहरहाल मिल रहा है, आपके जो रिजर्वेशंस हैं बगिंग के हवाले से वो बिल्कुल 100% उसके साथ में हम, लेकिन जो इंप्रेशन मिल रहा है वो तो ऐसे मिल रहा है कि जैसे शायद एग्जेजरेट करके एक्सप्लॉइट किया गया है। साइफर एग्जिस्ट करता है, उसमें यकीनन थ्रेटनिंग लैंग्वेज भी हो सकती है, लेकिन फिर भी खान साहब ने उसको पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए ऐसा लग रहा है कि एक्सप्लॉइट किया है, ज्यादा यूज किया है एग्जेजरेट करके। देखिए वो तो कंटेंट आप उसका देख लें, जब आप कंटेंट के ऊपर आएगा और कंटेंट देखेंगे तो ये कहने के लिए कि नहीं ये कंटेंट जो है वो रूटीन है और कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। अगर ये कंटेंट उसका जो है वो एडमिटेड है कि पाकिस्तान का जो वज़ीर-ए-आज़म है ये अगर आप बदलेंगे तो हम आपसे ताल्लुकात रखेंगे, नहीं बदलेंगे तो आपको हम तन्हा कर देंगे, तो ये तो देखिए ये तो कंटेंट के ऊपर है, और हर शख्स अपना दिमाग इस्तेमाल करेगा और अपना फैसला करेगा कि ये कंटेंट उसके लिए नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। हम इसे एबनॉर्मल समझते हैं, और जाहिर है कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, एनजीओ तो नहीं है, तो हमने अपने लोगों को कम्युनिकेशन करनी है और वो कम्युनिकेशन होगी। लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल में तो बहुत ही शर्मिंदगी का मुकाम है, बहुत ही फवाद चौधरी साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा, बड़ी शर्मिंदगी का मुकाम है। तो बतौर एक सियासी कारकुन के आप क्या समझते हैं कि इस तरह की ऑडियो से सियासत को कोई नुकसान भी पहुंच रहा है कि नहीं? बहुत नुकसान पहुंच रहा है, किसी बंदे की कोई इज्जत ही नहीं आप छोड़ेंगे, हर एक का जो है वो आप ऑडियोज बना के उसको करना शुरू कर देंगे, और फिर सिर्फ सियासतदानों की आ रही है इंटरेस्टिंगली, बाकी तो किसी की नहीं आई है। और वो भी बड़ी टाइम के ऊपर बड़ा बना के चीजें आ रही हैं। सो आई थिंक इसके ऊपर पाकिस्तान में तो खैर अब क्या इसके ऊपर क्या बंदोबस्त है। अच्छा चौधरी साहब आम तासुर ये दिया जा रहा है बादियों नज़र में कि शायद इस तरह की ऑडियो से पीटीआई का जो कारकुन है जो इमरान खान साहब के साथ जुड़ा हुआ है उसको कुछ फर्क पड़ेगा। आप क्या समझते हैं, क्या कोई फर्क पड़ेगा इन ऑडियो से? देखिए इससे पीटीआई इमरान खान को तो फर्क ना पड़े, पाकिस्तान को तो बड़ा फर्क पड़ गया है। और मेरे ख्याल में जो हमारा कोई एक थोड़ा इज्जत थी कि जी ये कोई एक एटमी ताकत है, और हमेशा हमारा वैसे तो एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पे लिया जाता है कि जिसकी एजेंसीज फैसले करती हैं, इलेक्टेड लोगों की, अवाम की कोई इज्जत नहीं है, उस तासुर को मजीद इससे हवा मिलेगी। उस तासुर को मजीद ये मिलेगा कि यहाँ पे कोई जो पब्लिक गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है,
वो भी बिल्कुल उसकी कोई हैसियत औकात नहीं रियासत है। उसको यकीनन नुकसान है। अच्छा ये फरमाइएगा, तो बहुत ठीक चौधरी साहब ये फरमाइएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या मामला है? एक जानिब आप लोग इस्तीफे देते हैं, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके कह रहे हैं कि ये क्यों मंजूर हुए, वहाँ पे भी अजीब सी कंफ्यूजन लग रही है। तो वो बेसिकली आपकी पिटिशन है क्या? कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो जो पिटीशन है वो ये है कि जनाब देखें, हमने बहैसियत सियासी जमात 123 लोगों ने इस्तीफा दिया था, 100 और जो स्पीकर है उस वक्त का उसने उसको कबूल कर लिया था। अब ये तो नहीं हो सकता कि कोयटा का स्पीकर जो है वो चाइल्ड ऑफ लेसर गॉड है और पोटोहार का स्पीकर जो है वो बिल्कुल जबरदस्त है। तो ये तो नहीं हो सकता कि आप कासिम सूरी के इस्तीफे एक्सेप्ट हुए हुए तो आप कहें कि नहीं वो हम नहीं मानते, और राजा परवेज अशरफ को हम ये इख्तियार दे दें कि आप अपनी मर्जी से 5-5, 6-6 इस्तीफे करके पॉलिटिकल मैनूवरिंग करें। तो हमने जो इस्तीफे दिए थे वो एक पॉलिटिकल पर्पस की वजह से थे और हमारा पर्पस था इलेक्शन करवाना। आप या तो एक ही असूल सब पे अप्लाई करें या फिर जो है वो एक ही असूल अप्लाई ना करें। तो ये तो नहीं हो सकता कि आप दूसरी पार्टी को ये मौका दें कि वो हमारे आप वो कानून के साथ जो है वो आप तो खिलवाड़ ये करें। कि सबके ही मंजूर कर लें, या फिर ये है कि ये भी मंजूर ना करें? जी बिल्कुल, यही है कि या सबके मंजूर करें या फिर हमें इस तरह से पिक एंड चूज ना करें। अच्छा चौधरी साहब ये फरमाइएगा, आज सैफुल्लाह नियाजी साहब की जो गिरफ्तारी हुई है तो कहा जा रहा है कि वो हिरारकी में नंबर 2 है इमरान खान साहब के बाद, और शायद उनकी गिरफ्तारी के खास मकासद हैं। आप इस गिरफ्तारी को किस हवाले से देखते हैं? मैं तो समझता हूँ जी बौखलाए हुए हैं, और अभी तो लॉन्ग मार्च की डेट आई नहीं है तो इन्होंने इस तरह की हरकतें शुरू कर दी हैं, और ये एक इस वक्त बौखलाहट का सबूत है जो कि इन्होंने दिया है। अब इसमें देखते हैं कि ये कैसे। अच्छा चौधरी साहब एक आपसे क्वेश्चन है मेरा कि ये जो आपके कमेंट्स हैं ख़ासतौर पर जो आपने काशिफ अब्बासी साहब के शो में दिए कुछ पश्तूनों से रिलेटेड, तो बहुत सारे लोग इसको कह रहे हैं कि इस पर आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, ये स्टीरियोटाइप किस्म का आपने दिया है। पेड लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, आप तो नहीं में उस ग्रुप में शामिल, आप क्यों शामिल होना चाहती? नहीं जैसे काशिफ अब्बासी साहब ने अगले दिन आके अपॉलॉजी की। ये सिर्फ वो लोग बातें कर रहे हैं जो मीडिया स्ट्रेटजिक सेल से पैसे ले रहे हैं, आप लोगों को नहीं है। अच्छा चलिए शुक्रिया, आपने हमारी क्रेडिबिलिटी तो यहाँ पे जस्टिफाई कर दी, शुक्रिया, थैंक यू। चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे जनाब, और पीटीआई का मौक़िफ़ मुख्तलिफ मामलात आपने सुना। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं तो फर्दर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन, और बात हो रही है पॉलिटिकल सिनेरियो में डिफरेंट एस्पेक्ट के हवाले से। फवाद चौधरी साहब इससे पहले हमारे साथ मौजूद थे और पिटिशन के हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने दायर कर रखी है उसके ऊपर उनका कमेंट। लेकिन इमरान साहब आप उनकी जो आंसर है उससे मुतमईन हैं कि वाकई ये क्लैरिटी के साथ होना चाहिए, या सबके मंजूर करें या किसी के भी ना मंजूर करें? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ज़ाती तौर पे ऐसा लगता है कि शायद पीटीआई जो है ना पार्लियामेंट में वापस आने का जो रास्ता है उस पर भी थोड़ी सी अपनी मौजूदगी रखना चाहती है, थोड़ा सा वो दरवाज़ा खुला रखना चाहती है। इसीलिए उन्होंने ये जो रिट पिटीशन की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, देखे पहले उनका मौक़िफ़ कुछ और था, अब उसमें कुछ मौक़िफ़ और है। मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई को तो पता नहीं समझ क्या आ रही है वो नहीं, लेकिन अवाम को बिल्कुल समझ नहीं आ रही। अवाम इस वक्त बड़े परेशान है कि इसमें हुकूमत क्या कर रही है, अपोजिशन क्या कर रही है, सियासतदान कर क्या रहे हैं। एक तरफ आपने इतना शोर मचाया हुआ है कि आप हमारे इस्तीफे मंजूर क्यों नहीं करते, और जब हमारे तो डिप्टी स्पीकर ने मंजूर कर लिए हुए थे। चलें जी, अगर आपके मंजूर हो ही चुके थे तो फिर अब आप ये कह रहे हैं कि ये वाले जो स्पीकर हैं इन्होंने हमें बुला के तस्दीक नहीं की। एक तरफ आप कहते हैं कि आपकी तस्दीक हो चुकी है, कासिम सूरी साहब ने कर ली थी, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि ये हमारी तस्दीक हुई नहीं, हमें वापस बुलाएं, तस्दीक करें, नहीं तो हमारे इस्तीफे जो हैं उनको मुअत्तल समझे। तो मुझे ऐसा लगता है कि सारी खिचड़ी असल में ये है कि जो वापसी की बातें हो रही हैं तो ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं कि इस तरह से थोड़ा सा मामलात को लिंगर ऑन किया जाए ताकि अगर वापस आना पड़े तो वापस आ जाए। हिलाली साहब, आपको कोई कंफ्यूजन है इसमें, या फिर आपको भी लगता है कि कोई वापसी की राह है? नहीं, ये एक टैक्टिक है जो बड़ा अच्छा टैक्टिक है। वो ये कह रहे हैं कि हम एक शर्त पे टिकेंगे इस असेंबली में, इन अदर वर्ड्स वापस आएंगे अगर इसलिए वापस आना हो कि कानून के तहत हम नए इलेक्शंस को वोट करें एंड वी गो फॉर न्यू इलेक्शंस।
अगर हमारा प्रेजेंस नए इलेक्शन थोड़ा प्रेमेच्योरली की ज़रूरत है, उसके लिए हम वापस आने के तैयार हैं। अगर वो नहीं होता तो फिर हम नहीं आएंगे। तो मेरे ख्याल में ये उन्होंने एक छोटा सा, पता नहीं किसी ने एडवाइस किया होगा उनको कि अगर जाके वोट करें आप फॉर न्यू इलेक्शंस, वो होंगे, मगर अगर आप नहीं जाएं तो फिर ये प्रोलॉन्ग होगा, इसलिए उधर कोई अपोजिशन है नहीं। ये वो आई डोंट नो, बट मेरा ख्याल में एक्चुअली मेरा ख्याल क्या, मैंने सुना है ये एक्सप्लेनेशन पीटीआई ने दिया है लोगों को। लेकिन हिलाली साहब, प्रो इलेक्शन के बाद से कौन सी वोटिंग वहां पे हो रही है? वो ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन भी नजर आता है। हिलाली साहब, आपको नहीं ऐसा कंफ्यूजन लगता कि देखें, एक तरफ खान साहब लॉन्ग मार्च की बात करते हैं, एहतजाज की बात करते हैं, आज उन्होंने जेल बढ़ो तहरीक की बात भी कर दी। अच्छा, अब आप ये देखें कि यहाँ भी कंफ्यूजन है कि खुद उन्हें ऐसा तो नहीं कहीं लग रहा कि शायद लॉन्ग मार्च उस तरह से ना हो सके, इसलिए पहले उन्होंने एक ऑप्शन रख ली कि जी मैं अपने कारकुनों से कहूँगा कि अब जेल में भर दो। तीसरी बात ये, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि शायद वो किसी इजाज़त के मुंतज़िर हैं जो अभी तक नहीं मिल रही, इसलिए वो चीज़ों को लिंगर ऑन करते जा रहे हैं। और फिर सबसे एंड पे ये कि पार्लियामेंट में वापसी का रास्ता, मैं तो खुद हालांकि हमेशा ये कहता हूँ कि उन्हें पार्लियामेंट में वापस आना चाहिए, क्योंकि जिस तरह अच्छा रोल और जितना ज़्यादा टफ टाइम वो पार्लियामेंट में इस हुकूमत को दे सकते थे, सिर्फ बाहर जलसों में तकरीरें करके शायद नहीं दे सके। आपको क्या लगता है कि है नहीं एक थोड़ी सी कंफ्यूजन? देखिए, पाकिस्तान के जेलों में कुल 70,000 लोग अकोमोडेट हो सकते हैं। 70,000। अगर 70,000 से ज्यादा हो गया तो वो किधर अकोमोडेट होंगे? सिंध हाउस में अकोमोडेट होंगे या कोई रेफ्यूजी कैंप्स में ले जाएंगे? कहने की बात यह है कि ये जेल भरो का जो स्लोगन है, ये तो एक बड़ा पावरफुल स्लोगन है। और अगर जैसे मैंने कहा 70,000 से ले, यू डोंट हैव प्लेस, उसके ज्यादा अगर हो, एक दिन 2 दिन, अगर ये मुल्क कम्स टू अ स्टैंड स्टिल, तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैशत बर्दाश्त नहीं कर सकती, लोग काबू में नहीं रहेंगे। तो मेरे ख्याल में ये एक आइडल थ्रेट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है। और ये पैसिव रेजिस्टेंस का सबसे बड़ा थ्रेट होता था इन द पास्ट। मगर अब आप पूछ रहे हैं कि कोई, जी हिलाली साहब, जो आपने फरमाया ना 70,000 लोगों की गुंजाइश, 70,000 कैदियों की गुंजाइश, आपके लिए, आपकी इतला के लिए अर्ज है कि पाकिस्तान के जेलों में जितनी गुंजाइश है ऑलरेडी उससे 3 गुना लोग जेलों में हैं। पाकिस्तान के तमाम सूबों के तमाम जेलों में इस वक्त ओवर क्राउडेड हैं। वो तो सियासी कैदी भी आ गए तो वो कहाँ हैं? अगर ये भी आ गए तो पहले जगह नहीं है। देखें, अभी तो जो दूसरे कैदी हैं उनके लिए जगह नहीं है। बिल्कुल ठीक। लेकिन ये अब देखना तो यही होगा ना कि ये एक स्लोगन ही रहता है या प्रैक्टिकली इसकी तरफ जाया जाता है। लाली साहब, देखिए, अभी लॉन्ग मार्च का भी ऑप्शन है और फिर ये वाला जो इन्होंने अभी आज बात की है इमरान खान साहब ने, कौन सा आपको लग रहा है कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा? पहले किसकी तरफ जाएंगे? देखिए, मैं समझता हूं दोनों पॉसिबल है। आपने सनाउल्लाह का सुना था, वो कह रहे थे आने दो, हम इनको बताते हैं हम इनके साथ क्या करते हैं। तो इसके माने जो लॉन्ग मार्च अगर हो और लगता है दैट इज द लास्ट थ्रो ऑफ द डाइस, अगर उसको कुछ नहीं मिला तो उसको करना ही पड़ेगा लॉन्ग मार्च। और मैं ये कहता रहता हूं, और जब लॉन्ग मार्च होगा और सनाउल्लाह का ये रिएक्शन है लॉन्ग मार्च को, तो जेल अगर इस वक्त भरे हुए हैं तो दुगने हो जाएंगे। तो क्या होगा पाकिस्तान को, क्या होगा इकोनॉमी को, क्या होगा हमारा सिचुएशन? इट इज आउट ऑफ द क्वेश्चन कि ये बर्दाश्त करें मोर देन 1 or 2 days। तो मेरा अपने ख्याल में ये थ्रेट्स जो हैं ये तो इमरान खान के फेवर में जाते हैं। राना सनाउल्लाह अगर कहता है मैं इनको पकड़ के सिखाऊंगा सबक, ये लोग नहीं डरेंगे। कुछ औरतें कम हो जाएंगे जरूर, मगर आप मियांवाली में देखें आज क्या हुआ है। मियांवाली में कभी कोई औरत निकला ही नहीं है। समीना, बात पता क्या है हिलाली साहब, आप एक बात को समझे, जलसे जुलूस में जाना एक अलग बात होती है, एजुटेशन में जाना दूसरी बात, और फिर जेल बढ़ो तहरीक में जाना ये इंतहाई बड़ी जो है ना, बिल्कुल ही तीसरी बात और आखिरी स्टेज है। आप क्या समझते हैं कि जितना क्राउड जाता है
इमरान खान के जलसे में उनकी तकरीर सुनने, क्या वो सब के सब जेल बढ़ो तहरीक में भी बाहर जाएंगे और कहेंगे हमें जेल में डाल दो? कभी भी नहीं ऐसा होगा। इसलिए ये भी इमरान लेकिन हर जलसे में जितना आया है उसका हर जलसे का अगर 5% भी चला जाए तो तब भी अच्छा खासा क्राउड बन जाता है। बिल्कुल ठीक है समीना आपकी बात, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो है ना नारे ज्यादा होते हैं इस तरह के। फिलहाल तो मैं ये नजर आ रहा है कि एक हाइप क्रिएट हो रही है, थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे। लेकिन हिलाली साहब अगर थोड़ी सी हुकूमत की भी स्ट्रैटेजी की बात करें, मरियम नवाज साहिबा पहुंच गई हैं लंदन और मियाँ साहब से उनकी मुलाकात भी हो गई है और शुनीद यही है कि मियाँ साहब के साथ ही उनकी वापसी भी हो जाएगी और सब कह रहे हैं कि जी मियाँ साहब का भी रास्ता क्लियर है। तो मरियम अब उन्हीं को लेने गई हैं या कोई और वजह है उनके लंदन जाने की? मेरे ख्याल में 3-4 वजह हैं। एक तो प्लास्टिक सर्जरी भी होना है शायद, दूसरा जाहिर है एक बड़ा अच्छा मौका है कि पॉलिटिकल इश्यूज अपने वाले साहब से डिस्कस करें, तीसरा पूरी फैमिली शहबाज शरीफ के अलावा शहबाज शरीफ हर बेटा हर भाई हर बेटा और जो रिश्तेदार हैं रेलेवेंट रिश्तेदार हैं शरीफ फैमिलीज के सब इस वक्त लंदन में हैं। उसके अलावा तो वो एक अच्छा मौका है बात करने। मगर मैं समझता हूँ कि एक और वजह है, और समीना वो क्या वजह है? वो है कि नैब लॉज चेंज हो गए हैं। नैब लॉज चेंज ऐसे हुए हैं कि अब जो लोग अक्यूज्ड हैं जैसे ये थे, वो अपना प्रॉपर्टी हासिल करके, जब्त नहीं होगा प्रॉपर्टी, हासिल करके वो प्रॉपर्टी बेच सकते हैं। और वो प्रॉपर्टी के मालिक जो इस वक्त मरियम नवाज है एवन फील्ड्स का। तो अगर ये लॉज सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट करके कहा कि ऐसे कानून नहीं हो सकते, नैब को इन्होंने तबाह कर दिया है, खत्म कर दिया है, तो लॉज फिर रिस्टोर हो जाएंगे। और अगर वो लॉज रिस्टोर हो जाएं तो फिर इनको जो मौका है ये प्रॉपर्टीज को हासिल करके बेच देना और पैसे वसूल करना, वो शायद उनके पास नहीं रहेगा। एक अपॉर्चुनिटी। दार देखिए, दार इधर बेल पे थे, इधर आए, उनकी प्रॉपर्टी ऑक्शन होने वाली थी या हो गई थी। बहरहाल उनका पूरा कोशिश ये होगा कि वो प्रॉपर्टी को ये करें, अपने कब्जे में लें, बेचें और पैसे हासिल करें। इसलिए कि ये लॉ भी चेंज हो सकता है। तो मेरे ख्याल में 3-4 वजह थे और ये शायद प्रोबेबली, आई डोंट नो, शायद सबसे इम्पोर्टेंट वजह था। ठीक, लेकिन खैर अगर इसमें ना भी ये चेंज हो तो तब भी उनकी प्रॉपर्टीज बाहर हैं, उसको तो ये लोग कब्जे में कर भी नहीं सकते। लेकिन इमरान साहब की भी इस पर राय लेती हूँ। इमरान साहब, प्रॉपर्टीज की भी आपके ख्याल से रीजन हो सकती है, लेकिन जो एक वो भी ऑप्टिक्स के लिए भी एक चीज़ हो सकती है कि मरियम साहिबा गई हैं, मियाँ साहब को वापस लेके आ रही हैं, यहाँ पर भी वो कह के गई हैं उनका रास्ता साफ है। तो आपको लगता है कि अब ये मियाँ साहब की वापसी की बेसिकली तैयारी है? पहली बात तो ये है कि मरियम साहिबा वापस आएंगी तो मियाँ साहब उनके साथ नहीं आएंगे। अच्छा, पहले तो ये सुन लें, वो भी मैं आपको उसकी वजह भी बता देता हूँ। फिलहाल मरियम इसलिए गई हैं कि मरियम नवाज की अपने वालिद के साथ बहुत गहरी अटैचमेंट है। वैसे तो हर बेटी की होती है, लेकिन इनकी भी बहुत ज़्यादा है। और आपको याद होगा कि जब इनकी बीमारी के दिनों में भी और वैसे भी वो वक्तन फ़क्तन मियाँ साहब भी उनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, ये बातें मीडिया पे भी आती रही हैं। अब जब उनका केस ख़त्म हुआ है, पासपोर्ट भी मिला, तो ये बात थी, हमने आपको याद होगा कि उसी दिन ये इस प्रोग्राम में भी बता दिया था कि अब मरियम जाना उनका था, जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, अब ये है कि 2 चीज़ें थी, एक तो वालिद से मिलना, दूसरा आगे जो मुस्तकबिल में सियासी मामलात हैं उसमें स्ट्रेटजी बनाना कि क्या है, किस तरह से है, आगे उन्होंने सियासत में क्या रोल अदा करना है, मियाँ शहबाज शरीफ का क्या रोल होगा, मरियम नवाज क्या करेंगी, किस तरह से देखेंगे। तो ये फैमिली की जो पॉलिटिक्स है उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जो डिसाइसिव थी उन पे सब पे डिस्कशन होगी और उसमें ये सारे मामलात फिर होंगे। असल मकसद वो खबर भी दे दें, वो क्यों नहीं साथ आएंगे? अब सुन लें, इसलिए नहीं आएंगे कि हमारे वाकफान आल के मुताबिक हिलाली साहब, हमारे वाकफान आल के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग के कायद मियाँ नवाज शरीफ नवंबर में होने वाली अहम तैनाती जो है उसके बाद, जब वो तैनाती हो जाएगी, उसकी गर्द बैठ जाएगी, तो उसके बाद तशरीफ लाएंगे। ठीक, वो उस वक्त तक देखना चाहते हैं कि जो भी होता है उस तैनाती के बाद पॉलिसीज़ क्या होती हैं, क्या चीज़ें होती हैं, उसको देख के वो अपना फैसला करेंगे कि उन्होंने कब
पाकिस्तान वापस आना वो है। उसके बाद भी सेफ है या उसके बाद नहीं, सेफ की बात नहीं है, मामला देखें वो तो पॉलिसी होती है ना, लेकिन वो उसके बाद आएंगे, अभी उससे पहले नहीं आएंगे। ठीक है, चलें जी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम जरूर वापस आएंगे। नाज़रीन आप हमसे वेलकम बैक। नाजरीन एक खबर आपके साथ ज़रूर शेयर करें कि जो ओपेक प्लस है तंजीम जो कि ऑयल प्रोड्यूस करती है, उसने तेल की प्रोडक्शन कम करने का ऐलान किया। जबकि आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले तक अमेरिकन सदर ने जब सऊदीया का विजिट भी किया था तो सऊदी अरब ने वक्ती तौर पर जो तेल की पैदावार थी वो बढ़ा भी दी थी। इसका क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है और क्या इससे कुछ हमें नज़र आ रहा है कि सऊदी अरब अपना टिल्ट जो है वो रशिया कैंप की तरफ कर रहा है? इसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है। हिलाली साहब का पहले कॉमेंट लूँगी। हिलाली साहब, आपको लगता है कि सऊदी अरब भी कुछ रशियन कैंप में अपना झुकाव शो कर रहा है और इससे कोई सिग्निफिकेंट है, इस चीज़ की सिग्निफिकेंस है? हाँ, ये बिल्कुल सिग्निफिकेंट है समीना। पहली बात तो ये जल्दी से मैं आपको बता दूं कि हमारे लोगों को वो तकरीर सुनना चाहिए जो पुतिन ने कहा था 2-3 दिन पहले, जब इन्होंने यूक्रेन के कुछ इलाकों रूस में शरीक किया था। उस स्पीच को अगर आप पढ़ें तो आप समझेंगे कि अगले 50 साल चीन, ख़ास तौर रूस मगर चीन भी, क्या उनका ख्याल है। बात असल ये है कि ये लोग चाहते हैं कि अमेरिका उस स्टैंड पे जिधर खड़ा हुआ है उसको ख़त्म करें, और जो भी हो ये दोनों मिल के ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। डॉलर की अहमियत ख़त्म करें, अमेरिका का डोमिनेंस को ख़त्म करें। और इसलिए आप देख रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान ने भी, हालांकि लोग कहते हैं कि सऊदी अरेबिया तो कंप्लीट एक अमेरिकन क्या कहते हैं, अमेरिकन एरिया था ऑफ इन्फ्लुएंस और हर वक्त उनकी बात मानता था, वो भी इनकी बात नहीं माना, वो भी पुतिन के साथ गया। इसलिए पुतिन भी कह रहा था कि हम प्राइस कम प्रोडक्शन करेंगे, वो भी चीन के साथ खड़ा रहा। ए वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, ये बताता है कि नया दुनिया जो आ रहा है वो कैसे रहेगा। बिल्कुल ठीक। इमरान साहब, आपको लगता है इससे जो पाकिस्तान उम्मीद लगाए बैठा था जब तेल की प्रोडक्शन ही कम होगी तो फिर प्राइस में भी बढ़ेंगे, चूंकि डिमांड एंड सप्लाई का इशू होगा, तो हम भी फिर कोई उम्मीद ना रखें तेल की कीमतों पर? समीना, अभी तो आप देखें कि सिर्फ ऐलान हुआ है, अभी प्रोडक्शन कम नहीं की, तो आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, उनमें इजाफा हो गया है। तो अगर ये वाकई ही अमल हो गया और उन्होंने प्रोडक्शन कम कर दी तो फिर तो तेल की कीमतें मजीद बढ़ेंगी। और ये लोगों का तो ख्याल था, इवन ब्लूमबर्ग ये कह रहा था कि तेल की कीमतें ना सिर्फ कम होंगी बल्कि $65 फी बैरल तक चली जाएंगी। अब ओपेक प्लस में शामिल मुल्कों ने यही सोचा कि उनका फायदा किस में। देखिए, अमेरिका बहादुर के कहने पे अगर वो प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं तो उससे उनको तो फायदा नहीं होगा, क्योंकि तेल की कीमतें कम होगी तो उनका ज़र मुबादला कम होगा, उन्होंने तो बेचना है तेल। अब अगर उनका फायदा ये है कि तेल निकले कम और पैसे ज्यादा हैं, लिहाजा वो अपना फायदा देखेंगे, उसमें रूस और अमेरिका भी सानवी हैसियत आ जाती है। पहले तो सबसे तमाम मुल्क पहले तो अपना फायदा देखेंगे। तो एक हमें शिफ्ट बहरहाल नजर आ रहा है सऊदी अरब की तरफ से भी, और इसमें पाकिस्तान के लिए भी एक अलार्मिंग खबर तो है, लेकिन देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। और एक अलार्मिंग खबर और अफसोसनाक खबर आज हमारे लिए भी है, वो ये कि जफर हिलाली साहब ने GNN और के साथ जो अपना सफ़र था यहाँ तक हमारे साथ जो इख्तियार किया था, आज वो इस सफ़र को यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। और हम बड़े उदास हैं क्योंकि हिलाली साहब जो हैं वो बड़े हमारे ज़बरदस्त पार्टिसिपेंट रहे हैं और हमने बड़ा उनसे सीखा भी है, और उनके साथ इस शो को करते हुए बहुत अच्छा मौका मिला सीखने का भी, और इसके साथ साथ एंजॉय भी बड़ा हमने किया। लाली साहब की डांट डपट जो वो मुझे करते रहते थे, लेकिन इमरान साहब फिर भी हम तो बेस्ट विशेस ही कहेंगे लाली साहब को। समीना, बात ये है कि दिल पे पत्थर रख के हम हिलाली साहब को बेस्ट विशेस तो जरूर कहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो मजीद अल्लाह उनको जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती भी दे और तरक्की भी करें। लेकिन मुझे याद है कि जब 3.5-4 साल पहले मैंने उन्हें एक फ़ोन कॉल की थी, तो उस फ़ोन कॉल पे ही वॉज सो काइंड कि उन्होंने मेरे साथ वादा भी किया और आके हमें ज्वाइन भी कर लिया। उसके बाद अब उसी तरह से उन्होंने मेरे से बदला उसी तरह से लिया है कि मुझे फ़ोन कॉल करके तो अचानक ये बम फोड़ा कि जी मैं वो जा रहे हैं। तो हिलाली साहब, हमारे पास यकीन करें कि और कुछ नहीं है सिवाय इसके कि हम आपको बस बेस्ट विशेस ही कह सकते हैं और अल्फाज नहीं है।
और हिलाल साहब हमें आपको फिर भी वक्तन CNN के प्लेटफॉर्म पे तंग करते रहेंगे और आपके लिए हमारी बहुत सारी नेक तमन्नाएं हैं, दुआएं हैं, हमारे व्यूअर्स भी आपको यकीनन बहुत मिस हिलाली करेंगे। साहब आप खुद भी शेयर करें कि आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ GNN के साथ और व्यू पॉइंट के साथ कैसा रहा? भाई जबरदस्त एक्सपीरियंस था GNN और आप लोग। वैसे फ्रैंकली GNN तो एक अच्छा चैनल, बहुत अच्छा था, लीडरशिप ये वो, मगर आप दो जो थे, यू मेड द प्रोग्राम। और हालांकि हमारे व्यूज बिल्कुल मुख्तलिफ हैं अभी, और ना आज तक हमने ना एक एक पे इतना गुस्सा हुआ है, ना एक एक को मारने लगे हैं। तो सोचिए तो सही हमारा कितनी अच्छी दोस्ती होगी कि वी एबल टू गेट थ्रू विदाउट एनी पर्सनल रिक्रिमिनेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर बोथ ऑफ यू और थैंक यू टू GNN। थैंक यू सो मच हिलाली साहब, और इंशाल्लाह आपके साथ हमारा राब्ता रहेगा। नाजरीन, इसी दुआ और उम्मीद जो हिलाली साहब के लिए हमारी बेस्ट विशेज़ हैं। उनको आज के प्रोग्राम से हम खुदाफिज कहते हैं, लेकिन यकीनन व्यू पॉइंट हमारा प्रोग्राम जो है वो आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह। आप हमारे साथ ही रहिएगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।